नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत के शेयर बाजार की बात जब भी होती है तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी राय को निवेशक बहुत गंभीरता से सुनते हैं। उन्हीं में से एक नाम है रामदेव अग्रवाल। ये सिर्फ एक बड़े निवेशक नहीं हैं बल्कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को-फाउंडर भी हैं। पिछले कई दशकों में इन्होंने भारतीय शेयर बाजार में वेल्थ क्रिएशन को बहुत करीब से देखा है। बाजार में कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को पॉपुलर बनाने वाले लोगों में उनका नाम अच्छा खासा यहाँ पे गिना जाता है। जब ये कहते हैं कि भाई आने वाले 10 से 12 सालों में सेंसेक्स 3 लाख तक यहाँ पे पहुँच सकता है, तो बाजार उस बात को सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं देखता बल्कि उसके पीछे की इकोनॉमिक स्टोरी को समझने की भी कोशिश करता है। रामदेव अग्रवाल की पूरी सोच जो है बेसिकली इस बात पर टिकी है कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है। उनके हिसाब से अगर इंडियन इकोनॉमी आने वाले वर्षों में मजबूत ग्रोथ देती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ती रही और फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड जो है वो जारी रहा तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की ताकत बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन कर सकती है। उन्होंने इंडिया को ग्लोबल मार्केट्स की फिलहाल फरारी तक कह दिया है, यानी कि ऐसा मार्केट जिसकी ग्रोथ स्पीड बाकी कई तमाम देशों से कहीं ज़्यादा तेज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ कहानी का एक और पहलू है जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ स्टोरी होना काफ़ी नहीं होता। किसी भी इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए ग्लोबल स्टेबिलिटी, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन और अफोर्डेबल एनर्जी भी यहाँ पे चाहिए होती है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की जो नज़र है वो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और क्रूड ऑयल प्राइस पर टिकी हुई है। दुनिया में जब भी युद्ध, तेल और अर्थव्यवस्था ये तीनों शब्द लिए जाते हैं तो एक साथ चर्चा में जब भी इस तरह के 3 शब्द आने लगते हैं तो सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की जेब पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अभी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है। भारत जैसे देश के लिए ये जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है विदेशों से मंगवाता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा का सीधा असर जो है वो भारत की महंगाई, रुपए की कीमत, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई और यहाँ तक कि शेयर बाजार तक यहाँ पे दिखने को मिलता है। अब यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, तो जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी कि सादगी और खर्चों में कटौती की बात कहते हैं तो बाजार थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस हो गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद सरकार आने वाले समय में किसी बड़े आर्थिक दबाव की तैयारी भी कर रही है। और इसी मुद्दे पर नीलेश शाह ने विस्तार से समझाया कि आखिर पीएम ने ये जो बयान दिया है उसके पीछे असली मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या कहानी है और निवेशकों को इससे क्या समझना चाहिए। नीलेश शाह का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि बढ़ती ऑयल प्राइसेस किसी भी इकोनॉमी के लिए राहु काल की तरह होती है। यानी कि अगर तेल महंगा हो गया तो उसके बाद लगभग हर इकोनॉमिक जो पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक वो प्रभावित होने ही लगता है। महंगाई बढ़ती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी खराब होता है क्योंकि भारत को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। रुपए का दबाव बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहाँ अच्छा खासा यहाँ पे उसकी गति धीमी देखने को मिल सकती है, यानी कि गति जो है वो धीमी पड़ सकती है। इसीलिए सरकार अगर पहले से सावधानी की बात कर रही है तो उसके पीछे जो मकसद है वो पैनिक का मोड फैलाना नहीं है बल्कि डैमेज कंट्रोल की तैयारी करना है। यहीं पर रामदेव अग्रवाल की जो बुलिश लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी है और मौजूदा ग्लोबल रिस्क है आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। एक तरफ लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ स्टोरी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में ऑयल शॉक जैसी तमाम जो चीज़ें हैं वो ग्रोथ को काफ़ी हद तक धीमा भी कर रही है। अब यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। मार्केट एक दिन में तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है, अगले दिन हो सकता है कि ग्लोबल टेंशन्स की वजह से आपको पूरा मार्केट जो लाल नज़र आए, रेड कलर में नज़र आए, यानी कि गिरता हुआ भी नज़र आ सकता है। अब सवाल आता है कि सरकार प्रैक्टिकली क्या कर सकती है। नीलेश शाह का ऐसा कहना है कि सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ऐसी चीज़ें कम करनी होंगी जिनमें अननेसेसरी डॉलर बाहर जा रहा हो। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी पहले विदेशी ट्रिप्स दे करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिवॉर्ड करना बंद कर दिया था। उनका तर्क ये था कि जब सेलिब्रेशन भारत में हो सकता है तो डॉलर बाहर क्यों भेजें। तो देखिए इसी तरह से ना जो दूसरी तमाम इंडस्ट्रीज हैं वो भी वॉलंटरी
ऑस्टेरिटी जो है अपना सकती हैं। इसके बाद उन्होंने गोल्ड पर बहुत बड़ा पॉइंट उठाया। भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। भारतीय घरों में हजारों टन सोना पड़ा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा आइडल रहता है, यानी कि वो इकोनॉमी में एक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। घरों में पड़ा है, मंदिरों में पड़ा है, वही जो जेवर जावरात हमने बना करके रखे हुए हैं वो हमारे लॉकर्स में पड़े हुए हैं। अगर सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड रिसाइकलिंग या फिर गोल्ड डिस्क्लोजर जैसी तमाम जो स्कीम्स हैं उनको फिर से एग्रेसिवली पुश करती है यहाँ पे, तो सोना जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम में, लोगों का जो सोना घर पे रखा हुआ है वो लाया जा सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 30,000 टन का सोना जो है वो ऐसी आइडल पड़ा हुआ है, और देश का जो गोल्ड इंपोर्ट बिल है ना, सिर्फ इससे ही काफ़ी हद तक कम भी हो सकता है अगर घर में पड़ा हुआ सोना हम अपने ही काम लेके आने लग गए, तो इंडस्ट्रियल यूज़ में लेके आने लग गए, तो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में लेके आने लग गए, तो हमारी बाहर इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम होगी, क्योंकि हर साल यहाँ पे भारत जो है अरबों डॉलर का जो सोना है वो इंपोर्ट करता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव बढ़ता है। उन्होंने ये भी काफ़ी हद तक समझाया कि इंडिया को फ्यूल कंजम्पशन कम करने की दिशा में छोटे छोटे कदम कैसे उठाने होंगे, जैसे कि कारपोलिंग बढ़ाना, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ाना, फ्यूल एफिशिएंट यूसेज को प्रमोट करना। पहली नज़र में ये कदम आपको लग सकता है कि यार इतने छोटे छोटे से कदम है, इससे क्या ही फायदा होगा। ये जो हमारा देश है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, छोटी छोटी सी जो बचत है वो कलेक्टिवली बहुत बड़ा असर डाल सकती है। उन्होंने एलपीजी सब्सिडी छोड़ने वाले जो कैंपेन है उसका एग्जाम्पल भी दिया, जहाँ लोगों ने वॉलंटरली सब्सिडी छोड़ दी थी। पीएम मोदी की अपील का बहुत बड़ा जो मैसेज है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर सरकार खुद सादगी दिखाए, कम कॉन्वॉय, कंट्रोल स्पेंडिंग, फ्यूल सेविंग ये सब करने लगे, तो जनता भी उससे फॉलो करने लगेगी। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर सरकार खुद इन नियमों को मान रही है, खुद समझ रही है कि क्या क्राइसिस है, खुद उन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो फॉलो कर रही है, तो जनता खुद उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली रूल्स फॉलो करने लगेगी। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स या फिर आप ये कह लीजिए कि साइकोलॉजी भी है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में यहाँ पे कॉन्फिडेंस और बिहेवियर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पे रामदेव अग्रवाल और नीलेश शाह दोनों की जो बातें हैं एक साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामदेव अग्रवाल लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ और कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, जबकि नीलेश शाह शॉर्ट टर्म मैक्रो रिस्क और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। मतलब एक आदमी कह रहा है कि भाई इंडिया की लॉन्ग टर्म कहानी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते में आने वाले तमाम जो ग्लोबल शॉक्स हैं उनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो नीलेश शाह का देखिए साफ मैसेज यही है कि इन्वेस्टर्स को असेट एलोकेशन डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि अभी ब्लाइंडली एग्रेसिव होकर के पूरा का पूरा पैसा इक्विटीज़ में डालना सही स्ट्रैटेजी नहीं मानी जा रही है। उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि इस समय लार्ज कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली सेफर दिखते हैं, जबकि स्मॉल कैप्स में अच्छा खासा रिस्क जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि करेक्शन के दौरान स्मॉल कैप्स में काफ़ी गिरावट जो है वो तेज़ हो रही है यहाँ पे। साथ ही उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जो भी आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उन्होंने मार्केट के रिएक्शन को ओवर रिएक्शन नहीं कहा। उनका मानना है मार्केट नेचुरली अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करता ही है, आज गिरेंगे कल संभलेंगे, फिर ग्लोबल न्यूज़ पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो ग्लोबल फियर एनर्जी सप्लाई का है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के टेंशन बढ़ने से यहाँ पे डर है, और अगर ऑयल सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो दुनिया भर में एनर्जी प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। यानी कि पूरी अगर आप तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो रामदेव अग्रवाल जिस 3 लाख सेंसेक्स की बात कर रहे हैं वो ओवरनाइट होने वाली कहानी बिल्कुल नज़र नहीं आती है। उसके पीछे इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, फाइनेंशियलाइजेशन और कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन उस रास्ते में क्रूड ऑयल शॉक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे तमाम जो स्पीड ब्रेकर्स है वो भी मौजूद है, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, एक तरफ इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी काफ़ी हद तक मजबूत दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये याद दिला रहे हैं कि मार्केट अभी मतलब
फिलहाल तो सीधी लाइन में चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में डर का भी माहौल है, करेक्शन है, अनसर्टेनिटी आती ही रहेगी और शायद यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर्स बार बार डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस की बात करते रहते हैं हमसे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।